हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे समान विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान, जो आपके ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, साथ में एसएससी, एमटीएस और बिहार फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये सारे प्रश्न आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन जाए तो आप आसानी से चीज़ों को सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से ये रहा आप सभी के सामने। 1 नंबर, इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का जो है संपूर्ण स्रोत कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है ये संपूर्ण स्रोत प्रोटीन का यहाँ पर कौन सा है। तो गेहूं जो है ये आपका इसमें पाया जाता है, आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और चावल में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। और दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है आपके दाल में। ऑप्शन नंबर सी इसमें यहाँ पर से हो जाएगा। और हरी सब्जियों में आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि Fe जो है आयरन किस में पाया जाता है, तो वो पालक साग में पाया जाता है। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रोटीन का संपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि प्रोटीन जो पाया जाता है ये सबसे अधिक जो ये पाया जाता है आपका प्रोटीन सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो वो पाया जाता है आपका सोयाबीन में पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश में उसका जो है ज़्यादातर उत्पादन होता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से, तो निम्न में ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना होता है। तो यहाँ पर दाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और किस दाल में पाया जाता है ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये मशरूम के दाल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ये मशरूम के दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आप सभी के सामने, इसमें से आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में प्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था। ये आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में प्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया, ये आपको यहाँ पर बताना है कि कब किया गया था। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये किया गया था 1974 में किया गया था। कब किया था, 1974 में भारत में सर्वप्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 पर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर किया गया था, तो ये राजस्थान में। कहाँ पर किया गया था, राजस्थान में ये किया गया था, ठीक है, राजस्थान में। और राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। और जयपुर में स्थित एक हवा महल है, जो पूछा जाता है कि हवा महल जो ये किस शहर में स्थित, तो ये जयपुर में स्थित है। और जयपुर क्या राजस्थान का कैपिटल है। और यहाँ से पूछा है भारत में सर्वप्रथम यानी भारत में प्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया, ये कब किया गया था, 1974 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो ये राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 पर यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, ये कब किया गया था, डेट भी अगर पूछा जाए कि ये जो है कब किया गया था, तो ये आपका किया गया था यहाँ पर देखिए 1974 तो यहाँ दिया हुआ है, ये 18 मई को किया गया था। अगर एक्यूरेट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 18 मई 1974 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 3 नंबर में, क्रिकेट के खेल दोनों क्रिकेटरों के बीच के स्टंप की लंबाई कितनी होती है, आपको यहाँ पर बताना है कि नॉन स्ट्राइक और स्ट्राइक के बीच जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उसका जो है टोटल अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो 22 गज होता है। कितना होता है, 22 गज। ऑप्शन नंबर 30 पर यहाँ पर से हो जाएगा। कितना होता है, 22 गज। उस दोनों के बीच क्या होता है कि डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 30 पर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर आपको बताना है कि शरीर में इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी, ये आपको यहाँ पर बताना है। इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तरदायी है, तो ये पैंक्रियाज है। क्या है, पैंक्रियाज। ऑप्शन नंबर 20 पर यहाँ पर हो जाएगा। और पैंक्रियाज को ही बोला जाता है अग्नाशय। क्या बोला जाता है, पैंक्रियाज को ही बोला जाता है आपका अग्नाशय बोला जाता है। तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि पैंक्रियाज अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर अग्नाशय लिखा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 पर यहाँ पर सही हो जाएगा कि मानव शरीर में इंसुलिन का जो स्रावित किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, पैंक्रियाज के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर ये आप सभी के सामने, इनमें से आपको बताना है कि शरीर का कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों तथा अधिक जल को शरीर से क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। तो शरीर में जो है यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को तथा अधिक जल को बाहर निकालने का कार्य जो करता है ये गुर्दा करता है। कौन करता है, गुर्दा करता है। ऑप्शन नंबर इस पंच के यहाँ पर से हो जाएगा। और गुर्दा जो है, गुर्दा को ही क्या बोला जाता है, किडनी बोला जाता है। जिसकी अगर हम वजन की बात करें तो ये जो है 150 ग्राम लगभग होता है। और ये एक जोड़ा पाया जाता है गुर्दा। मनुष्य में कितना पाया जाता है, तो ये एक जोड़ा गुर्दा पाया जाता है। और जिसकी वजन की अगर हम बात करें तो ये 150 ग्राम होता है। और ये क्या करता है, शरीर से यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों तथा अधिक जल को क्या करता है, शरीर से बाहर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि ये क्या करता है कि हमारे द्वारा जो मूत्र को विसर्जन होता है यानी सभी के द्वारा, तो उसमें क्या होता है कि गुर्दा के द्वारा उसको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, जिसके कारण से मूत्र का विसर्जन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो उस व्यक्ति किस नेत्र लेंस से पीड़ित है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि वो दूर की अगर वस्तुओं को नहीं देख पाता तो इसका मतलब है कि वो नज़दीक की वस्तुओं को देख पा रहा होगा। अगर नज़दीक की वस्तुओं को कोई देख पा रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं कि मोतियाबिंद बोलते हैं।
सॉरी मोतियाबिंद नहीं, इसको क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, निकट दृष्टि उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया। तो ऑप्शन नंबर डी स्पंज के यहाँ पर से हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये जो है दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए, तो अब निकट दृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। किसको किया जाना चाहिए, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 7 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा हृदय रोग है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मोतियाबिंद की अगर हम बात करें तो ये आँख का बीमारी, कहाँ का है, ये आँख का बीमारी है जिसको आप रतौंधी बोलते हैं। उसके बाद मिर्गी जो ये ब्रेन का बीमारी है, माथा में जब चक्कर आ जाता है तो जिसके कारण मिर्गी की समस्याओं से क्या होता है, व्यक्ति गिर जाता है, तो ये भी क्या है, ब्रेन का बीमारी है। उसके बाद ट्यूमर जो ये भी ब्रेन में होता है, कहाँ पर होता है, ब्रेन में। लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है आपका एंजाइना पेक्टोरिस जो दिया हुआ है, ये कहाँ पर होता है, तो ये जो है आपका हृदय से संबंधित है, हृदय से। तो ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 8 नंबर में ओबरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ओबरा जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ओबरा की अगर हम बात करें तो ये ओडिशा में है, कहाँ पर स्थित है, तो सबसे पहले बात कि ओबरा कहाँ पर है, और ये ओडिशा में स्थित है, ठीक है। तो ओबरा जो है ओडिशा में स्थित है, और ये जो किस लिए विख्यात है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ओबरा जो ये ताप विद्युत केंद्र के लिए विख्यात है, किसके लिए, ताप विद्युत केंद्र के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। किसके लिए, ताप विद्युत केंद्र के लिए। अगर हम बात करें कि ये जो है ये तेल रिफाइनरी है, नई रिफाइनरी नहीं होगा, यहाँ पर तेल रिफाइनरी होगा। और ये जो तेल रिफाइनरी ये कहाँ पर है, तो ये आपका डिगबोई असम में है। कहाँ पर है, डिगबोई असम में, जो भारत का सर्वप्रथम तेल रिफाइनरी यहाँ पर खोदा गया था, तो ये कहाँ पर है, डिगबोई असम में। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम का नया कारखाना कहाँ पर है, तो ये जो है आसनसोल में खोदा गया है, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। एल्यूमिनियम का नया कारखाना यहाँ पर जो है ये खोदा गया था। कब खोदा गया था, तो 1937 में। कब खोदा गया था, 1937 में। अगर पक्षी अभ्यारण्य की हम बात करें कि पंछी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है, तो पंछी अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये भारत का पहला ये जो पंछी अभ्यारण्य जो है ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये कुछ खास नहीं है, पंछी अभ्यारण्य से कोई भी इफेक्ट नहीं बन रहा है, तो ये जो है कुछ खास नहीं है। एल्यूमिनियम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये जो है सर्वप्रथम कहाँ खोला गया, आसनसोल में, वेस्ट बंगाल में खोला गया था। कब, 1935 में खोला गया। ताप विद्युत के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो कोबरा और नई रिफाइनरी डिगबोई जो असम में पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। ओबरा के लिए विख्यात है, ताप विद्युत केंद्र के लिए विख्यात है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है स्वास्थ्य दांतों को पाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए। आपको यहाँ पर बताना है कि स्वास्थ्य दांतों को पाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन को नहीं खाना चाहिए। तो ऑप्शन में दिया हुआ है वसा युक्त भोजन, नेक्स्ट में दिया हुआ मीठा भोजन, नेक्स्ट में दिया हुआ नमकीन भोजन, और डी में दिया हुआ खट्टा भोजन। तो किस प्रकार के आपको भोजन से जो वंचित होना चाहिए, तो ये जो है मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीठा भोजन में आपका जो शर्करा पाया जाता है, सॉरी मीठा भोजन में क्या पाया जाता है, निकेल पाया जाता है। निकेल पाया जाता है, जिसके कारण निकेल क्या होता है कि ये जो है दांतों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। निकेल जो होता है आपका ये दांतों के लिए हानिकारक होता है, जिसके कारण हमें मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण करता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो रक्त का क्या करता है, शुद्धिकरण करता है। तो यहाँ पर आपको फेफड़ा नहीं मार देना, क्योंकि रक्त का शुद्धिकरण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और फेफड़ा क्या करता है कि ये जो ये फिल्टर का कार्य करता है, क्या करता है, ये फिल्टर का कार्य करता है, जो एक जोड़ा मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, जिसको हम किडनी बोलते हैं। लेकिन यहाँ से पूछा है मानव शरीर में कौन सा अंग जो रक्त का शुद्धिकरण करता है, तो ये फेफड़ा करता है। कौन करता है, फेफड़ा करता है, जो हमारे धमनी के द्वारा शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर ये बात किया जाए कि ऑक्सीजन युक्त शरीर, ऑक्सीजन युक्त रक्त का जो प्रभाव वो किस शिरा में होता है, तो वो जो है धमनी में होता है। कहाँ पर होता है, धमनी में होता है, जो हमारे सभी कोशिकाओं तक पहुँचाने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि फेफड़ा का वजन कितना होता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये पूछा ही जाता है कि फेफड़ा का वजन कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो 300 ग्राम होता है, कितना होता है, 300 ग्राम फेफड़ा का वजन होता है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 11 हमारे यहाँ पर आपको ये बताना है निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें कुचिपुड़ी है। मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया था आपको कि कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का क्या शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर से हो जाएगा। और शास्त्रीय नृत्य से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने डाला है, तो यहाँ पर आपको इसको भी ध्यान में रखना। कथकली मोहिनीअट्टम जो है ये कहाँ का है, कथकली जो है और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है, तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद गरबा जो ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये गुजरात का है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए आपका दिखा हुआ लावनी, लावनी ये कहाँ का, तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है। और ये जो भारतनाट्यम है ये कहाँ का, ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। उसके बाद नेक्स्ट में दिया यक्षगान, यक्षगान कहाँ का, तो ये कर्नाटक का है।
उसके बाद दिया हुआ है कथक। कथक कहाँ का है? तो ये उत्तर भारत का है। कहाँ का है? उत्तर भारत का लोक नृत्य है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? रऊफ। रऊफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो बताइए कि अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है। तो अग्निशामक की अगर हम बात करें तो इसमें किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कि CO2 का किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी किया जाता है। अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो वहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया रहेगा, तो उसमें आपको जो है वहाँ पर टिक करना होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा रहा है अग्निशामक कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। और जो मोल वगैरह में जो लगा हुआ रहता है, जो रेड कलर का जो टैंक लगा हुआ रहता है मोल सब में, अगर कहीं आप बड़े बड़े जगह पर घूरेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि लगा हुआ रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है जो आग बुझाने का कार्य करता है। जब आग लगती है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, उसको खोल दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर आग बुझ जाती है। चलिए नेक्स्ट पास ये रहा आप सभी के सामने 13 नंबर। इसमें से आपको यहाँ पर बताना है कि बास्केटबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बास्केटबॉल की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। और खेल से रिलेटेड जितने भी खिलाड़ी होते हैं ये पूछा जाता है। तो इसको जो है मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं कि क्रिकेट, हॉकी यानी कि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। सारे को आपको ध्यान से यहाँ पर ध्यान से करना है कि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। और खो खो में कितना 9 खिलाड़ी होते हैं। और बेसबॉल की अगर हम बात करें कि बेसबॉल में कितना खिलाड़ी होते हैं, तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में कितना खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं। कबड्डी में कितने होते हैं एक तरफ? तो इसमें भी 7 होते हैं। और टेनिस की अगर बात करें तो 1 या 2 हो सकता है। इसमें कितना हो सकता है? 1 या 2 इसमें हो सकता है टेनिस में। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, या तो 1 रहेगा या तो 2 ऑप्शन में रहेगा, या तो फिर 1 या 2 दोनों रहेगा। तो आपको वहाँ पर जो है ध्यान से करना है। तो यहाँ पर जो है टेनिस में हो जाएगा 1 या 2 खिलाड़ी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है 14 नंबर में द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता क्या होगी। तो मान लेते हैं कि कोई ये वर्षा की बूंद है, तो ये क्या है कि ये क्या है? एक प्रकार का अणु है, ये एक प्रकार का गोला है मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि द्रव का अगर अनुभार बढ़ता है, ये नीचे अणु में अगर वृद्धि होता है तो वहाँ पर क्या होगा? श्यानता क्या होगा? तो श्यानता क्या होगा? वहाँ पर बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि द्रव का अनुभार बढ़ने पर क्या होगा? उसका श्यानता बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि केस नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है। अगर केस नली का व्यास अगर 2 गुना कर दिया जाए तो नली में पानी का चढ़ाव क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है? एक केस नली है और इसमें क्या हो रहा है कि पानी का चढ़ाव हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको 2 गुना कर देते हैं, तो अगर इसमें अगर हम 2 गुना करके यहाँ तक कर देते हैं तो इसमें क्या होगा? जितना पानी पहले ऊपर की ओर जो चढ़ रहा था उससे क्या होगा? अगर 2 गुना कर देंगे तो 2 गुना पानी चढ़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा कि 2 गुना पानी चढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए स्पंज यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है? ये आपसे यहाँ पर पूछा रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर, साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर अतिरिक्त दाब जो ये किसके समानुपाती होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये पृष्ठ तनाव के किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है कि समानुपाती होता है, पृष्ठ तनाव की समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर ये पूछे जो साबुन के बुलबुला जो है किसके कारण चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है। तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर ये पूछा जाए कि जो है पानी के अंदर जो बुलबुला वो किस दर्पण के या किस लेंस के वो भांति व्यवहार करता है, तो वो अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। अगर पानी के अंदर कोई बुलबुला है तो वो किस लेंस की तरह कार्य करेगा, तो वो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मान लेते हैं कि कोई द्रव है, ठीक है, या छोटा छोटा वर्षा की बूंद या किसी भी प्रकार का यहाँ पर द्रव है। अगर हम इसमें ताप बढ़ा देते तो ताप बढ़ाने के बाद क्या होता है कि पृष्ठ तनाव क्या होता है कि वो घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के यहाँ पर सही हो जाएगा कि ताप की वृद्धि से क्या होगा? द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है। ये इसको मैंने जो पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि ताप जैसे बढ़ेगा वहाँ पर क्या होगा कि अगर ताप बढ़ता है तो अगर आप सर्फ को अगर पानी में मान लेते हैं कि फेंक देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आप हाथ में अगर सर्फ को रगड़ेंगे तो वहाँ पर क्या होता है आपका हाथ जो है थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है। ऐसे अगर आप नहीं भी रगड़ते हैं उसको, ऐसे भी अगर हाथ में लेकर अगर पानी डालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? गर्म हो जाता है। और सर्फ को आप क्या कीजिए, ज़मीन पर गिरा दीजिए जहाँ पर कि पानी है, तो वहाँ पर क्या होता है कि पृष्ठ तनाव जो है वहाँ पर क्या होता है कि ताप बढ़ जाता है। क्योंकि सर्फ अगर गिराते हैं वहाँ पर क्या होता है? ताप बढ़ जाता है। और ताप बढ़ने से क्या होता है? पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, जिसके कारण पानी फैलने लगता है। तो वही उसी तरह
उसी तरह से यहाँ पर आपको समझना है कि ताप की वृद्धि से क्या होता है, पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा, तो ये घटता है। तो ऑप्शन नंबर 20 स्पष्ट यहाँ पर से हो जाएगा। आई होप कि इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो बताइए कि किसको इसमें से विभाजित नहीं किया जाता। तो परमाणु भी क्या विभाज्य। अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए कि परमाणु जो है किसके अकॉर्डिंग वो विभाज्य है, तो ये डाल्टन के अकॉर्डिंग विभाज्य है। लेकिन रदरफोर्ड ने इसको साबित किया कि परमाणु भी क्या है, विभाज्य, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, इसको रदरफोर्ड ने साबित किया था। तो जो डाल्टन जो है डाल्टन का जो सिद्धांत था वो क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि डाल्टन का मानना था कि परमाणु क्या है वो अविभाज्य, लेकिन परमाणु भी क्या हो गया, विभाज्य हो गया। और धनायन भी और ये जो नाभिक है सारे क्या है, विभाज्य। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि प्रोटॉन जो ये क्या है कि विभाज्य नहीं है, प्रकाश का एक कण प्रोटॉन है जिसको कि जो कि अविभाजित, ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ अगर ऐसा पूछा जाता है आपको कि परमाणु किसके कारण, परमाणु जो है किसके अनुसार विभाज्य है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डाल्टन के अनुसार। यह पूछा जाए कि डाल्टन के अनुसार क्या विभाज्य है, तो वहाँ पर परमाणु हो जाता है। अगर ऐसा यहाँ पूछा जाता तो ये फोटोन ऑप्शन में नहीं रहता। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आपको बताना है 19 नंबर में, एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाने पर दिखाई पड़ेगी, कैसा दिखाई पड़ेगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर एक गुलाब का फूल वहाँ पर था, वहाँ पर लिखा था कि एक गुलाब फूल को अगर हरे प्रकाश में हम ले जाते हैं तो वहाँ पर कैसा दिखाई पड़ेगा। जब रेड, अगर कोई गुलाब फूल है यानी लाल है, तो उसको हरे प्रकाश में ले जाएंगे तो वो काला प्रतीत होगा। क्योंकि होता क्या है कि जो ये क्या करता क्या है कि सारे जो हरे प्रकाश होते हैं उसको क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अब बाकी ये जो है काला रंग को रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि कोई भी वस्तु अगर हमें किसी भी प्रकार का अगर वो नज़र आ रहा है किसी भी कलर का, तो उसमें क्या होता है कि चूँकि सूर्य प्रकाश में क्या है 7 रंग पाए जाते हैं। कितने रंग, 7 रंग पाए जाते हैं, जिसको हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं। और वो जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो जो है उस पर रिफ्लेक्ट होता है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है कि जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो वो जो है जिस सभी को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और जिसको जिस कलर को वो अवशोषित नहीं करता है उन 7 कलर में से, तो वो जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें वही कलर क्या होता है, महसूस होते हैं, यानी दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक पेड़ की पत्ती लाल है। ठीक है, अगर कोई पेड़ की पत्ती लाल है तो इसको जो है किसी पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाए तो वो कैसा दिखाई देगा। तो पेड़ की पत्ती किस प्रकार से होता है, हरा होता है। और हरे में हम क्या करेंगे, लाल को देखेंगे तो वो काला दिखाई पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में आपको यहाँ पर ये बताना है कि निम्नलिखित में से केवल अदिश मात्रा को चुनिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि अदिश जो होता है उसमें क्या होता है कि परिमाण और दिशा दोनों नहीं होता। या तो उसमें परिणाम होगा और या तो दिशा होगा, लेकिन दोनों नहीं होगा। और सदिश में क्या होता है कि उसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर अदिश है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऊर्जा जो ये क्या है, अदिश है। क्योंकि ऊर्जा एक परिणाम है, अगर आपके अंदर एनर्जी है तो वो क्या है, एक प्रकार परिणाम, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी सभी में डायरेक्शन और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अदिश मात्रा है उसको चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है। तो मान लेते हैं कि ये तीर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम तीर चलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम जब तीर चलाते हैं इसको खींच करके, यहाँ पर हम अगर तीर चलाते हैं तो इसमें जो हम खींचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा स्टोर होकर रहता है। मान लेते हैं कि कोई अगर स्प्रिंग भी है ना, इसमें अगर हम इसको दबाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा कम, वहाँ पर क्या हो जाता है कि जो है स्टोर हो जाता है। और जिसके कारण हम छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। मान लेते हैं कि कोई ईंट है, अगर इसको आप कहीं छत पर रख दिए हैं तो उसमें क्या स्थितिज ऊर्जा वहाँ से गिरेगा तो वो गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है तीर चलाने में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा उसमें स्टोर रहता है। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा जो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इस पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का सर्वोत्तम मान होता है। ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का सर्वोत्तम मान होता है। तो देखिए यहाँ पर जल जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि गुप्त ऊष्मा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गुप्त ऊष्मा पाए जाते हैं। और देखिए भाप जो होता है वो अग्नि के तुलना में, फायर की तुलना में क्या होता है, काफ़ी हानिकारक होते हैं। चूँकि भाप जो है ये काफ़ी जो है तीक्ष्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर से हो जाएगा। चूँकि पानी में क्या होता है, अगर पानी को हम उबालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो है गुप्त ऊष्मा स्टोर हो जाता है, जिसके कारण वो बहुत हानिकारक होते हैं, यानी कि वो जो है काफ़ी खतरनाक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चूँकि कांच और ये जो तांबा और शीशा जो दिया है इसमें गुप्त ऊष्मा नहीं पाया जाता है, विशिष्ट ऊष्मा किसी भी प्रकार का नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपको ये बताना है कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो किलोवाट घंटा जो है ये किसका यूनिट है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो किलोवाट घंटा की अगर हम बात करें कि ये जो है किसका यूनिट है, तो किलोवाट घंटा जो आपका ये ऊर्जा का यूनिट है। किसका है? ऊर्जा का यूनिट हो। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर आपको याद रखना है कि 10⁻7 अर्ग होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए 1 किलोवाट घंटा बराबर, चूंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तो ये पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। और 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, ये कितना होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, यहाँ पर होता है 4.2 जूल। कितना होता है? 4.2 जूल। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। ये आप सभी के सामने 24 नंबर। सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपको देखिए कि आप कितना इनमें से जो है सही कर पाते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये आप सभी के सामने 24 नंबर। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें 75% क्वेश्चन ऐसा होता है जो काफ़ी लेवल का, जो लो लेवल का होता है, जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसमें से जो है सभी प्रश्न आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के प्रश्न जो है इसमें मिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 24 नंबर में, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में अगर परिवर्तित करना चाहिए तो उसमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर का तो नहीं किया जाता है, क्योंकि एमीटर क्या है? ये विद्युत धारा को मापता है। और हाइग्रोमीटर क्या करता है कि ये वायुमंडल में उपस्थित जो है ये क्या करता है? आर्द्रता को मापता है। और वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर को मापते हैं। लेकिन थर्मोकपल जो है इससे हम क्या मापते हैं? तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का एक क्या है? ये यंत्र है जिसको जो ये करता क्या है कि ऊष्मा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन करता है? तो ये थर्मोकपल करता है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है, यहाँ देखिए 25 नंबर में आपसे पूछा है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है नागपुर में। कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। कहाँ पर? अहमदाबाद में स्थित है। क्या स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र। क्या है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र की अगर बात किया जाए कहाँ पर स्थित है, तो ये अहमदाबाद में स्थित है। और ये अगर बात करें कि परिस्थिति विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, बेंगलुरु में स्थित है। क्या स्थित है? तो बेंगलुरु में आपका स्थित है परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। बेंगलुरु को जो है विज्ञान का शहर भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही है। पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका स्थित है नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथ में आपको इतनी फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 26 नंबर, रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था। तो रुधिर वर्ग की अगर हम बात करें कि इसका जो पता किसके द्वारा लगाया गया था, तो लैंड स्टीनर के द्वारा लगाया था। किसके द्वारा? लैंड स्टीनर के द्वारा लगाया था। और ये विलियम हॉर्वे जो है इन्होंने रक्त परिसंचरण के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर विलियम हॉर्वे ने किसके बारे में बताया था? रक्त परिसंचरण के बारे में बताया था। और रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? तो लैंड स्टीनर ने। किसने लगाया था? लैंड स्टीनर के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और इन्होंने जो कब इसका पता लगाया था, तो इन्होंने जो 1900 ईस्वी में लगाया था। कब लगाया था? 1900 ईस्वी में लगाया था। लेकिन ये जो है ये ईस्वी आपसे यहाँ पर पूछा नहीं जाएगा। और रक्त में जो है भिन्नता अगर ये पूछा जाए, रक्त में भिन्नता जो पाया जाता है आपका, वो आरबीसी के कारण पाया जाता है। किसके कारण? अगर किसी के शरीर में क्या होता है कि किसी के शरीर में बी ग्रुप होता है ब्लड, किसी में ओ आता है, तो ओ जो होता है वो आपका क्या होता है? सर्वदाता होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपसे अगर ये पूछा जाए कि रक्त में जो भिन्नता किसके कारण पाया जाता है, तो ये जो है आरबीसी के कारण, रेड ब्लड सेल्स के कारण पाया जाता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। और जो है इसमें पाई जाने वाली आरबीसी में जो पाई जाने वाली जो आपका प्रोटीन है वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है कि सभी के रक्त में क्या होता है? भिन्नता पाई जाती है। किसी में ओ पाया जाता है तो किसी में बी, किसी में सी, इस प्रकार से जो है पाया जाता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, इनमें से आपको यहाँ पर बताना है ये प्रश्न में से कि 20 kg का कोई द्रव्यमान है, किसी वस्तु पर 80 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना करें। तो आपको त्वरण यहाँ पर निकालना, चूंकि फॉर्मूला होता है F बराबर क्या होता है? ma होता है। ठीक है, तो आप अगर
चूंकि हमको निकालना क्या है यहाँ पर त्वरण एक्सेलरेशन निकालना है, तो त्वरण को हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बटे आपका एम हो जाएगा बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो एफ का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ आपका, तो एफ का देखिए यहाँ पर न्यूटन में दिया हुआ है 80 न्यूटन। तो चलिए हम 80 को ऊपर रखेंगे और यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ एम यानी द्रव्यमान कितना, तो 20 दिया हुआ। अब 20 काटेंगे इसको कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ए बराबर आपका 4 हो जाएगा। और त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखिए किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है या कोई सवाल है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, वहाँ आपको जो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए इस पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 28 नंबर यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जेम्स बॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि जेम्स बॉल जो है यहाँ पर किससे संबंधित है। जेम्स बॉल की अगर हम बात करें तो ये आपका संबंध है बास्केटबॉल से। किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। तो खेल से रिलेटेड भी आपका प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, कौन सा जो है शब्द किस खेल से संबंधित है। इस तरह से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपको हो जाए ऑप्शन नंबर सी स्पॉन्स के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि जेम्स बॉल जो किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है बास्केटबॉल से। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो महावीर पुरस्कार जो है ये मुक्केबाजी में भी नहीं दिया जाता है आपका, और ना ही तो ये पहलवान के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट में दिया हुआ सबसे अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी यहाँ भी नहीं दिया जाता है। इसको जो है अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है महावीर पुरस्कार को। ऑप्शन नंबर डी स्पंस के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि 30 नंबर में लाइफ डिवाइस पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइस पुस्तक की अगर हम बात करें कि लेखक कौन है, तो ये जो है श्री अरविंद के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, तो ये जो है श्री अरविंद के द्वारा लाइफ डिवाइस पुस्तक को लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी स्पंस के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आज 30 प्रश्न ही लेकर के आए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप आसानी से प्रैक्टिस शॉट को कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि हमको लाइक कमेंट शेयर जो है ये हमें मोटिवेट करता है। लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेट करता है, जिसके कारण मैं अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर के आपके लिए आता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।